नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की 8th क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में। भारतीय नागरिकता, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य है। इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय नागरिकता है क्या यह नागरिकता एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता है। आप जिस राज्य में रहते होंगे वहां पे आप निवास प्रमाण पत्र बनवाते होंगे। तो आपका निवास प्रमाण पत्र बिहार का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, झारखंड का हो सकता है, केरला का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है। पर फिर भी क्या भारत में दोहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है? तथा ये नागरिकता जो आपको प्राप्त हो गई, इसको समापन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आप नागरिकता विमुख हो जाएंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली, इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सेशन फ्री ऑफ बैचेस में चल रहे हैं, जिसको आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको करना है क्या, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने कम से कम एक व्यूज, जो आपके मत है, आपका विचार है, उसको आप प्रस्तुत करिएगा। सेकेंडरी, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कराई जाती है। पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगे, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग भारतीय संविधान के प्रारूप को समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिक होना, विदेशी नागरिक होना का फायदा क्या है। ऐसा भी तो है कि अमेरिकी नागरिक भी भारत में भ्रमण कर लेते हैं। अगर आप अमेरिका नागरिक भारतीय हैं तो भारतीय होने के बाद भी आप अमेरिका में जा सकते हैं, वहां पर भी रह सकते हैं। तो दोनों में प्रॉफिट क्या है, क्या कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं भारतीय नागरिक होने के, क्या भारतीय नागरिक होने पे आपको कुछ धनराशि एक्स्ट्रा मिलती है? तो चलिए इस बारे में देख लेते हैं। नागरिक क्या है, हर वो व्यक्ति जो जिस सरजमी पे जन्म लेता है वो मुख्य तौर पे वहां का नागरिक कहलाता है। परंतु कभी कभी उसे वो सरजमीन पसंद नहीं आती तो वो किसी दूसरी जगह पर है कि वहां की भी नागरिकता ले सकता है, ताकि अपना जीवन यापन, अपना रहन सहन उस अन्य देश के अकॉर्डिंग कर सके। अब अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको मुख्य तौर पर क्या क्या छूट मिलती है, क्या क्या अधिकार होते हैं। आपको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा आपके। लोक नियोजन मतलब आपको जॉब में समानता दी जाएगी। बोलने की आजादी होगी, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त किए जाएंगे, आपको मतदान का अधिकार होगा। और सबसे बड़ी बात, आप राष्ट्रपति तक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत की नागरिकता अनिवार्य है। भारत के सीजीआई बनना है तो आपको भारत की नागरिकता लेनी है। भारत में पीएम बनना है तो भी आपको भारत की नागरिकता जरूरी होगी। अब ये नागरिकता बनने के बाद ये प्रॉफिट होंगे क्या, विदेशी नागरिकों को क्या मिलते हैं? विदेशी नागरिकों को रहन सहन का, जीवन यापन का अधिकार रहता है, परंतु उनको ये सभी राजनीतिक न्याय एवं राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। तो अब आपने कंफर्म किया कि नागरिक होने क्या प्रॉफिट है, विदेशी नागरिक होने क्या प्रॉफिट है। अब लोग पढ़ते हैं, अगर आप भारतीय नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में किस तरह से किया गया, भारतीय अनुच्छेद क्या बताते हैं, किस तरह से बताते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जब भारतीय संविधान में हम लोगों ने डे 1 पे क्लास ली थी तो हम लोगों ने दो डेट के बारे में पढ़ी थी। एक पढ़ी थी 26 नवंबर 1949 के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी 26 जनवरी 1950 के बारे में। मेरे ख्याल से दोनों को आपको एक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोनों को कब मनाया गया, क्यों, किस तरह से अप्लाई हुआ, अगर आपको ये सेशन जानना है तो यहाँ पे एक वीडियो लिंक आ रही होगी, जिसको जाके आप देख सकते हैं। भारत के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। इसमें कंप्लीट वर्णन है कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, नागरिकता किस प्रकार से समापन की जाएगी, तथा नागरिकता से संबंधित अधिकार कौन है, कौन इससे संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा। भारतीय नागरिकता को लेकर समय समय पे कई अधिकार बनाए गए। कुल 6 कानून आपको याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन 1955 का, 1955 के बाद 1986, 1986 के बाद 1992, 1992 के बाद सन 2003, 2003 के बाद 2015, 2015 के बाद 2019। अभी तक कुल नागरिकता में इतने संशोधन किए गए। इन सभी संशोधन की डेट बाद में याद करेंगे, पहले डिटेल से पढ़ते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या दिया गया, आर्टिकल 6 में क्या वर्णन किया गया, आर्टिकल 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है और आर्टिकल 11 क्या कहलाता है। अब सबसे पहले उस दशा के बारे में आप इमेजिन करिए कि जब भारत आजाद हो रहा था, ये 1947 की बात है। जब भारत आजाद हो उस समय भारत के 3 टुकड़े होते हैं। मुख्य तौर पे ये 3 टुकड़े किस तरह से थे, कुछ राज्य जो भारत में शामिल हुए उन्हें भारतीय राज्य कहने लगे, कुछ राज्य ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल, उन्हें पाकिस्तानी राज्य कहने लगे, तथा कुछ ऐसे भी राज्य थे जो स्वतंत्र रहना चाहे। उन स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी बाद में थी। अब इन दोनों राज्यों में दो चीज थी, एक भूमि अलग होना और दूसरा इनकी सीमा का निर्धारण होना। तो कुछ ऐसे लोग थे जो भारतीय सरजमी में निवास करते थे। पहले भारत और पाकिस्तान संपूर्ण एक ही राज्य था, परंतु धीरे धीरे जब इनमें बंटवारा हुआ तो वे व्यक्ति जो वर्तमान भारत में रहते थे तथा पहले भी भारतीय नागरिक थे, उन सभी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। आर्टिकल 5 क्या कहता है, भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।
यदि उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों, यदि माता पिता में से कोई एक भी भारत में जन्मा हो तो भी वो भारतीय नागरिक होगा। ये भारतीय संविधान के लागू होने के लगातार 5 वर्षों तक वैध रहा एवं 5 वर्षों के बाद के क्या क्या अपडेट हुए उनको हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बाद अध्ययन करेंगे। फिर भाग 6 में क्या था, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तानी सरजमी से, मैं यहाँ सरजमी की बात कर रहा हूँ क्यों, अधिकार क्षेत्र के बारे में नहीं, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, तो ये पाकिस्तानी सरजमी से भारतीय सरजमी की ओर आए। नागरिक ये तब भी, मतलब भारतीय बंटवारे से पहले ये भारत के नागरिक होते थे, परंतु ये हुआ कि पाकिस्तानी सरजमी या पाकिस्तानी भूमि से भारत की ओर है, उनके लिए क्या अधिकार था, उनके लिए आर्टिकल 6 में वर्णन किया गया। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आए हो तथा भारतीय नागरिक हो, वे लोग 1948 के बाद भारत में आए हो, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तानी सरजमी से भारतीय सरजमी की ओर विस्थापित हुए थे या प्रव्रजन किया था, उन सभी को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, परंतु वो उससे पहले भारत के नागरिक हों। फिर बात करते हैं, नहीं समझ में आया या समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार और थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, शायद आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत हो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है जो सोहन लाल रहते थे, ठीक, ये पूरा का पूरा भारत था पहले, इंडिया और पाकिस्तान दोनों, इसमें से सोहन लाल का परिवार पाकिस्तानी सरजमी क्षेत्र में रहता था। पहले ये भारत का था पर बंटवारे के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया, और ये चाहते थे कि अपने एरिया से चल के जो भारत का वर्तमान स्वरूप है वहां पे आके शामिल हो जाए, तो इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, परंतु ये भारतीय नागरिक होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे वायसराय थे जो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उनको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक, कंफर्म। आर्टिकल 6 के बाद आर्टिकल 7 के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे भी नागरिक थे जो पहले तो भारतीय सरजमी से पाकिस्तानी सरजमी में चले गए, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आया कि नल्ला देश नल्ला ही बना रहेगा, और ये पुनः भारत में आना चाहते थे, और ये पुनः भारत में प्रवाजन करते या पुनः भारतीय सरजमी क्षेत्र में वापस आते हैं। तो इनको आर्टिकल 7 के तहत भारतीय नागरिकता दी गई। पहले क्या, 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वे भारतीय नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में वापस आ गए तो उन्हें भारतीय नागरिक बनाया जाएगा। इसमें भी एक रीजन था कि उनके माता पिता या माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो ही उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब भारतीय सरजमी से पाकिस्तानी सरजमी में चले गए, फिर पता चला कि ये देश ही नल्ला है, तो नल्ले देश से फिर से पुनः भारत में आए, तो इस तरह जब उन्हें नागरिकता प्रदान की गई तो आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता प्रदान की गई। आर्टिकल 6 क्या था, आर्टिकल 6 था जो पाकिस्तानी सरजमी से भारतीय सरजमी को प्रस्तापित होते हैं उन्हें नागरिकता दी गई, आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 क्या है, जो व्यक्ति भारतीय सरजमी में था तथा भारतीय सरजमी की ही नागरिकता चाहता है उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 7 के बाद आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय वो भारत के अंतर्गत नहीं थे, परंतु थे भारतीय नागरिक, मतलब फ्लाइट में बैठ के कहीं चले गए या भ्रमण के लिए कहीं चले गए, भारतीय सरजमी में ना होके किसी अन्य जगह पे थे, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, परंतु उनके माता पिता भारतीय नागरिक हो, एक ये रूल रखा गया था। ऐसे व्यक्ति जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, परंतु अगर वो भारतीय सरजमी में आते हैं तथा उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, ठीक। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 के बारे में ध्यान रखिएगा, 9, 10, 11। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 5, 6, 7, 8 तक क्या भारत की नागरिकता आपको किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, किस प्रकार से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, परंतु आर्टिकल 9 कहता है कि किस प्रकार से आपकी भारतीय नागरिकता त्याग की जाएगी। 9 से बात याद रखिएगा, 9 एकदम त्याग के बारे में चर्चा कर रहा होता है, एकदम विमुख हो जाता है। विमुक्ता के बारे में क्या है, अगर आप किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, आर्टिकल 9 नागरिकता में विमुक्ता के बारे में बताता है, किस तरह से हम अपने ही नागरिक से दूर हो जाएंगे। इसको धीरे धीरे सुधारा गया, पीआईओ कार्ड लाया गया, ओसीआई कार्ड लाया गया। ये कार्ड क्या है, इनके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, लास्ट में आपको चर्चा होगा पीआईओ कार्ड क्या था, आपको स्पेशल ओसीआई कार्ड दिया गया, वो कार्ड किस तरह से रहे। परंतु प्रारंभिक संविधान में आर्टिकल 9 में वर्णन किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेते ही उसकी भारतीय राज्य की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर चर्चा करते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही नहीं समाप्त हो जाती है, नागरिकता को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। जैसे कल के दिन गीत मोहन को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। अब अगर गीत मोहन कोई भी रूल्स नहीं तोड़ते हैं तो इनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, इनकी नागरिकता केवल तभी समाप्त होगी जब या तो ये स्वतः अप्लाई करें
या ये कोई रूल्स तोड़े या संविधान में संशोधन करके इनके लिए स्पेशल कुछ इक्विपमेंट लाए जाए, स्पेशल कोई रूल्स बनाए जाए। ठीक, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित प्रत्येक नियम, नागरिकता से संबंधित प्रत्येक कानून केवल संसद में ही पारित हो सकते हैं, केवल संसद में ही बनाए जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कंफर्म होगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार लेंगे। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारतीय राज्य सरजमी में किस तरह से। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पुनः भारत में आए। आर्टिकल 8 क्या कहता है? व्यक्ति भारतीय नागरिक हो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, परंतु जिस समय बंटवारा हुआ उस समय वो किसी अन्य देश में। आर्टिकल 9 विमुक्ता के बारे में बताता है, त्याग किस प्रकार से होगा। आर्टिकल 10 कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। और आर्टिकल 11 संविधान संशोधन से संबंधित मतलब नागरिकता से संबंधित प्रत्येक नियम केवल संसद में ही बनेंगे। ये आपको कंफर्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इसी आधार पर वर्तमान समय में नागरिकता प्रदान की जाती है या नागरिकता प्रदान करने के रूल्स में धीरे धीरे अपग्रेड किया गया। जो अपग्रेडेशन किए गए वैसे जैसे हमारा संविधान बड़ा लचर लिखा गया है। लचर का मतलब ये कठोर एवं लचर का बड़ा संगम है। मतलब भारत में अगर आपको किसी भी चीज से संबंधित कोई चीज नहीं पसंद आती है और वो भारतीय जनता द्वारा निरस्त की जाती है, निरस्त की जाती है, तो उस दशा में उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार नागरिकता से संबंधित अब तक कुल 6 संशोधन हुए हैं। इन 6 संशोधन के नाम याद रखिएगा, इनकी डेट्स याद रखिएगा, क्योंकि इनकी डेट पूछी जाती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के उन दो के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। देखिए पूरा लिखना थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कंफर्म शॉर्ट फॉर्म लिख दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पहला याद रखिएगा। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 के बाद 2003, 2003 के बाद 2015, 2015 के बाद 2019। ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम। चलिए एक बार लिख देता हूं, इसके बाद आप लोग नीचे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1955। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में सबसे पहला अगर कोई संशोधन किया गया तो 1955 के तहत, और लेटेस्ट के बारे में चर्चा करें सन 2019 में किया गया था, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं। अब इन सभी के बारे में क्या डिटेल था, क्या क्या रूल्स आए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले के बारे में पढ़ते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, इसके तहत क्या क्या रूल्स लाएगा, इसके तहत किस तरह से। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग नागरिकता इस आधार पर देते थे कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है या पाकिस्तानी सरजमी से भारत पे आ रहा है, परंतु ऐसी कोई दशा हमेशा तो बनी नहीं रहेगी। कब तक लोग नल्ले से विस्थापित होंगे। अब कोई भी देश का नागरिक भारतीय नागरिकता ले सकता था और उसे नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी या अब जो नए अपग्रेडेशन होंगे उनमें किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, उसके वर्णन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को जन्म द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। अगर आपका जन्म 1986 के पूर्व भारत में हुआ या इसके बाद भारत में प्राप्त होता है, तब तो आपको वो वाले रूल्स होते थे, पर अब 1986 के बाद के जो रूल्स होंगे उनके 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर आपका जन्म भारत में होता है तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, परंतु माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी अन्य देश में रहते थे और आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। इसके बाद चर्चा करते हैं देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। देशीकरण के माध्यम से क्या है, अगर आप किसी भी शत्रु देश के नागरिक नहीं है तो आप देशीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसके लिए थोड़ा सा अपग्रेडेशन आपको करना पड़ेगा कि आवेदन करने की तिथि से पिछले 12 वर्षों तक आपने भारत में निवास किया हो या भारत सरकार की किसी सेवा में सेवारत रहे हो। 12 वर्ष से पहले कुल 7 वर्षों में कम से कम 4 सालों तक आपने भारत में निवास किया हो या भारत की किसी नौकरी को कर रहे हो। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, राजनिष्ठा की शपथ लेंगे, साथ में भारत में जितनी भी राजभाषा है उनमें से किसी एक राजभाषा को आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आप देशीकरण के लिए अप्लाई करेंगे और आपको भारत में अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं कर रहे हैं तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन भारतीय नागरिक कहला सके। भारतीय नागरिकता में देशीकरण से किस प्रकार से ले सकते हैं? देशीकरण के लिए बस ये है कि आप किसी भी शत्रु देश के नागरिक ना हो, और वैसी बात हम बोले तो प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर देशीकरण के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। ठीक, पहला क्या पढ़ा, जन्म के आधार पर किस तरह से नागरिकता दी जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा देशीकरण के माध्यम से किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। इसका बात करते हैं वंश परंपरा के आधार पर, मतलब आपके माता पिता भारतीय नागरिक थे, आप किसी अन्य देश में जाकर निवास करने लगे, वहां पे आप रहने लगे,
फिर भी आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, तब आप वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। माता की देखो अब इसके बारे में एक चीज डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 10 दिसंबर 1992। 10 दिसंबर 1992 से पहले क्या होता था, इससे पहले केवल पिता का भारतीय होना जरूरी था, परंतु 10 दिसंबर 1992 से ये माता पिता या मेल फीमेल में ये डिफरेंस खत्म कर दिया गया। आपके अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय तो आप भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो दोहरी नागरिकता का सीजन यहाँ पे क्रिएशन बहुत होगा, क्यों? व्यक्ति है अमेरिकन नागरिक, वहां की सरकार तो अलाउ करती है कि वो डबल नागरिकता ग्रहण कर सकती है, तथा उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। अब वो भारतीय नागरिकता भी लेना चाहता है, और भारत की नागरिकता में एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस केस को किस तरह से सुधारा गया, उसके लिए लक्ष्मीमल समिति बनती है सन 2015 में, उसके बारे में डिटेल से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए आप सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अब चर्चा करते हैं पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। पंजीकरण के माध्यम से क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में निवास करता है एवं वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियुक्त अधिकारी के समक्ष आपको केवल आवेदन करना होता है क्या? इसमें एक छोटा सा रूल्स है, छोटा सा गैप है, पंजीकरण के माध्यम से आप जल्दी नागरिकता ले सकते हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में निवास करता हो उस व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। ठीक, अब चर्चा करते हैं अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग द्वारा तो नागरिकता आपको तुरंत दी जा सकती, जैसे कल के दिन अपना ये एक पड़ोसी राज्य है, इसके यहाँ सरकार गिरती रहती है, कितने दिन की सरकार बसती है ये तो किसी को कंफर्म भी नहीं रहता। ये सरकार जिस दिन पूर्णतः समापन हो गई और ये भारतीयों द्वारा ये क्षेत्र अर्जित कर लिया गया, तो अर्जित होने की वजह से यहाँ के सभी आतंकवादियों को भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने भूभाग का अर्जन किया है क्या रूल्स देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। यदि किसी भूभाग को भारत में शामिल किया जाए तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इससे पहले कुछ क्या पास में ऐसे एग्जांपल हुए? हाँ बिल्कुल हुए हैं, गोवा में हुए, दमन दीव हुआ, पांडिचेरी हुआ, सिक्किम हुआ। इन राज्यों को जब भारतीय भूभाग में शामिल किया गया तो वहां के नागरिकों को भारतीय राज्य की नागरिकता प्राप्त हो गई। ठीक, नागरिकता से संबंधित केस कंफर्म हो गए। कौन कौन से 5 रूल्स है, पांचों के बार रिवीजन कर लीजिए। जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, वंश परंपरा के आधार पर किस प्रकार से मिलेगी, पंजीकरण के माध्यम से किस प्रकार, देशीकरण के माध्यम से किस प्रकार। अब हम लोग चर्चा करते हैं नागरिकता का समापन किस प्रकार से किया जाएगा। 3 रूल्स हैं, वैसे रूल्स आपको 7 याद करने हैं। परित्याग, अगर आप स्वतः त्याग कर दें। परिवर्जन, यदि भारतीय नागरिक स्वतः से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उसे भारतीय नागरिकता से समाप्तन कर दिया जाएगा। वंचित रहना, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जो रूल्स जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किए गए थे या डॉक्यूमेंटेशन प्रदान की आपने को जब भारतीय नागरिकता दी गई थी उस समय आपने जो डॉक्यूमेंट या जो कागज पत्र सम्मिलित किए थे वो अगर गलत हो तो उनसे द्वारा। थर्ड क्या है, अगर आप किसी शत्रु देश की मदद करें या भारत विरोधी आप किसी वक्तव्य में सहयोगी रहें तो भी आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगर भारत में युद्ध चल रहा और युद्ध काल के दौरान आप किसी शत्रु देश की मदद कर देते, शत्रु देश की मदद के लिए, तो इस दशा में भी आपको भारतीय नागरिकता से समापन किया जा सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं और लगातार 7 वर्षों तक भारतीय दूतावास को या भारत में सूचित नहीं करते हैं तो भी आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। मेरे ख्याल से अब आपको कंफर्म हो गया होगा भारतीय नागरिकता मिलती किस प्रकार से समापन होता है। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय नागरिकता को लेकर क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या अपडेशन थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं दोहरी नागरिकता। ये दोहरी नागरिकता क्या है, ये बड़ा सरदर्दी वाला चीज है। सबसे पहले क्या आपको पता हो, एनआरआई कार्ड मिलता है लोगों को, अनिवासी भारतीयों के बारे में, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अगर आप किसी विदेशी सरजमी पे एक साल में 182 दिन से ज्यादा कार्य करते हैं या 182 दिन से ज्यादा रहते हैं, टैगलाइन याद रखिएगा, आप 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए तब आप एनआरआई कार्ड के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, आप एनआरआई नहीं कहलाएंगे। एक साल में 182 दिन से ज्यादा अगर आप किसी विदेशी सरजमी पे रहते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता भारत में आप एनआरआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप भारत में नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कहलाएंगे। पहले क्या था, पहले इनको भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं था, परंतु सन 2011 के बाद से इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, एनआरआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सन 2011 के बाद भारत में होने वाले लोकसभा के चुनाव या राज्यसभा चुनाव में डायरेक्ट वैसे भी नहीं पार्टिसिपेट करते, उसके इनडायरेक्ट लोकसभा चुनाव एवं राज्यों के चुनाव हो एवं अपने जितने भी चुनाव हैं
सभी चुनावों में सभी जगह वो मतदान कर सकते हैं, वो भी सन 2011 के बाद, एनआरआई के लिए याद रखिएगा। फिर पीआईओ कार्ड था, ये पीआईओ कार्ड वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया, इनको ओसीआई कार्ड में सम्मिलित कर लिया गया। ये लाइन एक याद रखिएगा दिमाग में हमेशा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा सकता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि जो पीआईओ कार्ड दिया जाता था, ये कार्ड क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर कोई व्यक्ति जिसका जो भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसके माता पिता माता महापिता में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, तो वो पहले पीआईओ कार्ड के लिए अप्लाई करता था, उसे पीआईओ कार्ड दे दिया जाता था। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, उसी आधार पे, अब वंश परंपरा के ही आधार पे आप भारत में रह सकते थे। इनको आते समय वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये अराइवल ऑन वीजा भी प्राप्त कर सकते थे, भारत में स्वतंत्र होकर घूम सकते थे। इतनी अच्छी जमीन, इतनी अच्छी सरजमी पे कौन नहीं आना चाहता था? तो उनको आने के लिए उनसे प्रमोशंस होते थे। जैसे कोई भी नागरिक अगर भारत में आता है तो भारत की अच्छी छवि को लेकर बाहर जाएगा, विदेश में जाएगा, भारत का प्रमोशन होगा, भारत की छवि सुधरेगी, इसलिए पीआईओ कार्ड का पहले प्रारंभ किया गया था। परंतु ये पीआईओ कार्ड समाप्त करके करंट टाइम में ओसीआई कार्ड में शामिल कर दिया गया, ओवरसीज इंडियन। ठीक है, ओसीआई कार्ड क्या है उनके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। पीआईओ कार्ड क्या है, समाप्त कर दिया। पीआईओ कार्ड क्या था? ये पैतृक होता था, मतलब पहले पिताजी को मिला, उनके बेटे को, उनके बेटे को, उनके बेटे को, तो इस धीरे को धीरे धीरे समान। अब ओसीआई कार्ड क्या है? वे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनके माता पिता कभी भारतीय रहे थे, तो उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। ओसीआई कार्ड दो लोगों को नहीं दिया जाता। सबसे पहले जो भारत के शत्रु देश के नागरिक हैं उनको नहीं दिया जाएगा। सेकंड, जो भारत से देश की नागरिकता समाप्त की गई है, मतलब हर वो व्यक्ति, अगर आप किसी शत्रु देश के नागरिक हैं तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। सेकेंडरी, अगर आपकी नागरिकता भारतीय, आप पहले भारतीय नागरिक थे तथा आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया गया, इस दशा में आपको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड से फायदा क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी विदेशी भूमि से भारत में आते हैं तो भारत में आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी, आपको अराइवल ऑन वीजा मिल जाएगा। साथ में आप भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप। अब ये ओसीआई कार्ड लाने की सिफारिश किसने की थी? इसको ओसीआई कार्ड लाने की सिफारिश की गई थी लक्ष्मीवल सिंधिया की समिति जी द्वारा सन 2003 में, जिसको शामिल किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में पीआईओ कार्ड को समाप्त करके ओसीआई कार्ड में सम्मिलित कर दिया गया था। अब एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और पढ़ लेते हैं, जो उसके बाद आप लोगों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्लास में चर्चा कर रहे हैं, भूलना नहीं, ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत क्या किया गया उसके बारे में देखते हैं। विधेयक में किए गए संशोधन 31 जुलाई सन 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी मानने से मना किया गया। इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मतलब इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे जो हिंदू रह रहे, सिख रह रहे, बौद्ध रह रहे, जैन रह रहे, पारसी रह रहे, ईसाई रह रहे, ये सभी भारत में आ सकते हैं तथा उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके तहत पासपोर्ट अधिनियम में थोड़ा सुधार किए गए, कुछ सुधार विदेशी शक्तियों के तहत किए गए, ठीक। छोटी सी लाइन है, याद होगा मेरे ख्याल से। अब तो आपको कंफर्म नहीं, कट ऑफ डेट क्या था? 31 दिसंबर 2014, ये भी आपको डेट याद हो गई होगी। रिवीजन लेते हैं जो कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 5 के बारे में कि जन्म के आधार पर किस प्रकार नागरिकता ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 6 में हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से आप पाकिस्तानी सरजमी से भारतीय सरजमी पे आए थे तो आपको नागरिकता प्रदान की गई थी। आर्टिकल 7 में हम लोगों ने पढ़ा कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय सरजमी पे थे परंतु भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से पुनः भारत में आए, उन्हें किस प्रकार से नागरिकता दी गई। आर्टिकल 8 में हम लोगों ने पढ़ा जो भारत आजाद होते समय भारतीय नागरिक थे परंतु ये भारतीय सरजमी पे नहीं थे, उन्हें किस प्रकार नागरिकता प्रदान की गई। आर्टिकल 9 में हम लोगों ने त्याग के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से त्याग दिया जाता है। आर्टिकल 10 में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 11 में पढ़ा हम लोगों ने इसके संबंधित रूल्स कौन बना सकता है। इनके साथ हम लोगों ने फिर चर्चा की दोहरी नागरिकता क्या होती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 6 हुए हैं उन 6 के बारे में पढ़ा। लास्ट में हम लोगों ने चर्चा की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। 2019 में क्या वर्णन किया गया, किस तरह से ये मतभेद क्रिएट हुआ था, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ा। अगर आपको इस सेशन के लिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर एवं कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर आप दिव्यांश पाठशाला की किसी तरह की इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहते हैं, क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप हेल्प कर सकते हैं। नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आप चर्चा करते हैं पीडीएफ के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। पीडीएफ लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोनों से नहीं जुड़ने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा है जिसका नाम है फ्री पीडीएफ। ओह बैटरी लो हो गई, कोई दिक्कत नहीं।
एक लिंक लगा हुआ है फ्री पीडीएफ, वहां से जाके आप गूगल ड्राइव ओपन करिए, वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पे आप टेक्स्ट करिएगा, कॉल करिएगा, यहाँ से आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा।